हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर हूँ आपके साथ एडवोकेट सतीश अवस्थी, आपके साथ नई बातें शेयर करने के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी सावधानियाँ जो हमको हमेशा फैमिली डिस्प्यूट के संबंध में ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि हमको फैमिली कोर्ट में जाने का अवसर नहीं मिले, यही ज़्यादा ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हमको जाना पड़ता है तो हमको अपने केस के सिलसिले में, अपने केस के फैक्ट के सिलसिले में काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मामले कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ज़रा सी असावधानी से, ज़रा सी लापरवाही से मामले उलझ जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से परिवार बिखर जाता है। इसलिए हमको ख़ास तौर पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो मैं महिला पक्षकारों के लिए बताता हूँ कि यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई केस लगाया है कि वे अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, यानी कि उन्होंने फैमिली कोर्ट में इस प्रकार का केस लगाया है जिसमें वे ये कह के आ रही हैं कि मैं अपने पति के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करना चाहती हूँ, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करना चाहती हूँ तथा मेरे पति को भी इस बात के लिए आदेश दिया जाए को मुझे अपने साथ रखें। यानी कि किसी महिला पक्षकार ने धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोई पिटीशन दायर की है तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वे इस पिटीशन के चलते कोई ऐसा केस ना लगाएं जिससे और मामला बढ़े, जैसे कि दहेज संबंधी कोई केस, जैसे कि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई केस या अन्य कोई लड़ाई झगड़े अशांति संबंधी कोई केस। इसमें कारण ये होता है कि एक और तो कोई महिला कोर्ट में जाकर के कहती है कि मैं अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करवाना चाहती हूँ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी ओर वो इस प्रकार की शिकायतें विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न पुलिस थानों में करती है, तो इससे बात बनने की बजाय बिगड़ने के हालात ज़्यादा बनते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बात मामूली सी होती है लेकिन हम किसी के बरगलाने में आकर के, किसी के कहने में आकर के, किसी की समझाइश में आकर के हम दहेज के केस या घरेलू हिंसा के केस लगा बैठते हैं। फिर जो तीर चल गया फिर वो वापस नहीं होता है, जिससे दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, खटास बढ़ जाती है। तो हमको यह अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कोई केस लेकर के आए हैं जिसमें हम ये माननीय न्यायालय से चाहते हैं कि उसका पति उसको परित्याग कर दिया है और अनावश्यक रूप से परित्याग किया है, गलत तरीके से परित्याग किया है, लिहाजा पति को यह आदेश दिया जाए कि उसे अपने साथ रखे और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करे, तो उसे कभी भी इस प्रकार के अनर्गल केसेस नहीं लगाने चाहिए। दूसरे मामले में जहां महिला पक्षकार तलाक चाहती हैं, यानी कि विवाह विच्छेद चाहती हैं, तो उनको मैं ये राय दूंगा कि हमेशा ये सावधानी रखें कि कभी भी वे इस प्रकार का कोई अवसर पति को प्रदान ना करें कि पति के प्रति क्रूरता ज़्यादा शो हो और पति उससे भी बड़ी क्रूरता, अपने प्रति हुई बड़ी क्रूरता के संबंध में आरोप लगाते हुए कोर्ट में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का कोई केस पेश करे और उसमें वो सफलता अर्जित कर ले। कभी भी इस प्रकार की महिला पक्षकार को मरने या मारने या आत्महत्या करने की धमकी देने जैसी कोई शिकायत नहीं पैदा होने देनी चाहिए।
अपने पति को सास ससुर से अलग रखने के लिए दबाव बनाना, ऐसी भी कोई गलत कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा तमाम इन लॉज से सास ससुर ननद जेठानी देवरानी इत्यादि से लड़ाई झगड़ा अपनी ओर से करने के अवसर नहीं देने चाहिए। यानी तात्पर्य यह है कि अपनी ओर से इस प्रकार की घोर क्रूरता कारित नहीं की जानी चाहिए कि उस महिला पक्षकार का पति अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के केस में जीत अर्जित कर ले। यदि वो ऐसा करने में सफल हुआ तो आपका तलाक का केस बेहद ही कमज़ोर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने तलाक का केस लगाया हुआ है, विवाह विच्छेद का केस लगाया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप परमानेंट एलिमनी के लिए या एलिमनी के लिए इतनी ज़्यादा राशि नहीं बताएं कि आपका पति देने में असमर्थ हो, असक्षम हो, उसे कर्जा इत्यादि लेना पड़े। यदि आप विवाह विच्छेद चाहती हैं तो ऐसे बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए परमानेंट एलिमनी के मामले में कि आपके पति के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और आपका उद्देश्य जो है, जो कि आपने ठान ही लिया है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, वो पूरा हो सके। हालांकि यह ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जानी चाहिए कि परिवार बने रहें और किसी छोटी मोटी बात को लेकर के विवाह विच्छेद ना हो। लेकिन यदि कोई महिला पक्षकार चाहती है कि अब उसके पति के साथ में रहना मुश्किल है और किसी प्रकार से संभव नहीं है, तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद भी संभव नहीं है, काफ़ी समय से अलग अलग रहने के बावजूद भी, इस दौरान तमाम प्रयास किए गए, उनके बावजूद भी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संभव नहीं है, तो इसमें यही है कि फिर वो अपनी ओर से इस प्रकार की आसान शर्तें रखें जिससे उसका पति आपसी सहमति से विवाहच्छेद के लिए सहमत हो जाए और अनावश्यक जो मुकदमेबाजी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। यह महिला पक्षकारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं उन पुरुष पक्षकारों के लिए सावधानी बताना चाहूँगा जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस लगाते हैं। अगर उसमें किसी पति के द्वारा, किसी पुरुष पक्षकार के द्वारा अपनी महिला पक्षकार के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस अर्थात धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई याचिका पेश की जाती है, तो उसमें उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ओर से इस प्रकार का कोई अवसर प्रदान न करें जैसे भरण पोषण में लापरवाही बरतना या असक्षम होना, बेरोज़गार होना, घर में पत्नी और बच्चों से अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना। यानी पति के जो कर्तव्य हैं उनकी ओर से वो बिल्कुल भी लापरवाह कोर्ट में साबित नहीं होना चाहिए। यदि उसने इस प्रकार की कोई शिकायत कोर्ट में साबित होने दी है तो यह मुश्किल होगा कि उसे दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना की डिक्री माननीय न्यायालय से मिले। ऐसे मामलों में यदि कोई अंतरिम भरण पोषण की राशि माननीय न्यायालय द्वारा देने के लिए आदेश किया गया है तो उसको भी समय समय पर अदा करते रहना आवश्यक होगा। यदि ऐसी कोई अंतरिम भरण पोषण राशि समय समय पर अदा नहीं की गई है, हर माह आदेश के अनुसार अदा नहीं की गई है, तो उसका पक्ष माननीय न्यायालय सुनने से इनकार भी कर सकती है और सिर्फ पत्नी का पक्ष सुनने के बाद में उसी के द्वारा की गई प्लीडिंग और उसके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर ही केस डिसाइड किया जा सकता है, जिसमें यदि पत्नी ने तलाक मांगा होगा, विवाह विच्छेद की याचिका पेश की गई होगी, तो पत्नी की विवाह विच्छेद याचिका मंजूर की जा सकती है। इसलिए पति अर्थात पुरुष पक्षकारों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए केस लेकर के आए हैं तो अपनी ओर से किसी प्रकार की शिकायत का अवसर प्रदान नहीं करें। दूसरे मामले में इसके अलावा जो मामला
पुरुष पक्षकारों के संबंध में है वो यह हो सकता है कि वो कोर्ट से विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए याचिका पेश करते हैं, तो भी उनको इस प्रकार की कोई शिकायत का अवसर नहीं देना चाहिए कि उसकी पत्नी दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना का केस लगा करके उसमें डिक्री पारित करवाने के लिए अपने केस को अत्यंत मजबूत कर ले। इसलिए किसी प्रकार की क्रूरता, जारता, परित्याग, अपनी ओर से किए गए परित्याग, भरण पोषण की समय से पर अदायगी, इसमें कभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती पुरुष पक्षकार ऐसे मामलों में करते हैं कि यदि उसकी पत्नी के द्वारा दहेज का केस लगा दिया जाता है या घरेलू हिंसा का केस लगा दिया जाता है, तो वे बिना सोचे विचारे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस दायर कर देते हैं, जबकि वो चाहते यही है कि उनका तलाक हो जाए और वो किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। दिली इच्छा यही होती है कि वो अपनी पत्नी के साथ में रहना ही नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसे केसों से घबरा कर कोर्ट से बेल लेने के लिए या किसी प्रकार का रिलीफ लेने के लिए वे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस लगा देते हैं, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है ऐसी परिस्थितियों में। क्योंकि ऐसा केस लगाने के बाद में माननीय न्यायालय के सामने यह संदेश जाता है, कानून यह है कि आप यदि पति अपनी पत्नी के किन्हीं अपराधों को, किन्हीं क्रूरताओं को या उसके द्वारा किए गए परित्याग को या उसके द्वारा की गई किसी जारता को अपने धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के याचिका के माध्यम से माफ़ कर देता है, तो वह भविष्य में उन्हीं तथ्यों पर आधारित अपनी डिवोर्स की पिटीशन यानी विवाह विच्छेद की याचिका को सफल कराने में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो जहाँ मैंने ये बताया है कि कोई महिला पक्षकार विवाह विच्छेद चाहती है या कोई पुरुष पक्षकार विवाह विच्छेद चाहता है, तो वहाँ मैं यही सलाह दूँगा कि ज़्यादातर कोशिश यही की जाए कि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन यदि ऐसी नौबत आई गई है और दोनों पक्षकारों में समझाइश की और साथ साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं बची है, इसे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन कहते हैं, यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई हैं, तो महिला पक्षकार को अपनी ओर से किसी प्रकार की क्रूरता, परित्याग, जारता जैसे गलतियां करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। अन्यथा उसका पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के केस में डिक्री प्राप्त कर सकता है और आपकी विवाह विच्छेद याचिका असफल हो सकती है। इसी प्रकार मैं पुरुषों के लिए भी कहूँगा, पुरुष पक्षकारों के लिए भी कहूँगा, यदि वे विवाह विच्छेद चाहते हैं तो उनको भी अपनी ओर से किसी प्रकार की क्रूरता, जारता, परित्याग, भरण पोषण की अदायगी में लापरवाही आदि के अवसर प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। अन्यथा उसके विपक्षी पक्षकार जो कि उसकी पत्नी ने यदि धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बाबत कोई केस लगाया हुआ होगा, तो वो उसमें डिक्री प्राप्त कर सकने की संभावना अधिक हो जाएंगी। तो आपको विवाह विच्छेद याचिका में डिक्री प्राप्त करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और अनावश्यक मामला पारिवारिक न्यायालय में उलझ जाता है और पारिवारिक न्यायालय के या पुलिस थानों के या घरेलू हिंसा न्यायालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों से आप स्पष्ट दिमाग में रखेंगे तो कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं हो पाएगी। और मैं उपस्थित होता रहूँगा समय समय पर आपके समक्ष। आज इतना ही। इसके अलावा मैं आपसे वही रोज़ की बात अवश्य दोहराना चाहूँगा कि आप अपनी समस्याएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का वीडियो के माध्यम से समाधान पेश कर सकूं। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप समय समय पर मेरे वीडियो को देखते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते ही आपको प्राप्त हो जाए, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
कल मिलते हैं फिर इसी समय। धन्यवाद।